Hello everyone. Today we are going to discuss the cases based on conservation law of momentum. First of all, first case is collision of object. कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड कराएंगे। तो कोई एक रैंडम केस हम लोग ले लेते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है। ये u1 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u2 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये केस है बिफोर कोलिजन। फिर अगर इनका कोलिजन होना है, ऑब्जेक्ट m1 और ऑब्जेक्ट m2 का कोलिजन होना है, तो ऑब्जेक्ट m1 की वेलोसिटी यानी u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा हो तभी कोलिजन हो सकता है। अगर दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच के सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो सपोज u1 ग्रेटर देन u2 है, तो क्या होगा, ये कोलाइड होगा। कोलिजन के बाद इनका कुछ नेचर अगर इस तरह से हो जाए, ये सेम m1 ऑब्जेक्ट, ये सेम m2 ऑब्जेक्ट, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाए, तो ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन का केस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी डिफरेंट स्पीड की वजह से कोलाइड कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी की वजह से। यानी हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट पर कि ये एक दूसरे से कोलाइड करें। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि u1 की वेलोसिटी u1 u2 से ज्यादा, तो ये इटसेल्फ इससे कोलाइड करेगा। कोई एक्सटर्नल कॉज हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं कोलिजन के लिए। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन दे विल कोलाइड। तो यहाँ पे कोलिजन अपने सेल्फ नेचर की वजह से हो रहा है, मोशन के सेल्फ नेचर की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोलिजन के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं। जो हम कह सकते हैं, सिंस F external, there is no external force, that is F external is 0, then change in momentum will be 0. That means initial momentum will be equals to final momentum. ठीक है, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे पता चल रहा है क्या, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं। इसका जो मोमेंटम होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं m1 इंटू u1 हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m2 इंटू u2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम pi की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट इनिशियल मोमेंटम pi विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब यहां पे आइए, ये फाइनल कंडीशन है आफ्टर द कोलिजन। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 v2। तो नेट फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे, pf विल बी इक्वल्स टू pf will be equals to momentum, final momentum of first object, that is m1 v1 plus final momentum of second object, that is m2 v2, and there is no external force, then we can say that the momentum is conserved here and the initial momentum will be equal to the final momentum। तो यहाँ पे हो जाएगा m1
u1 प्लस m2 u2 दैट इज इनिशियल मोमेंटम, ये इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, ये इस केस के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जो बात हमें ध्यान रखना है वो ये है कि वेलोसिटी सारी हमने एक ही डायरेक्शन में ली है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डायरेक्शन। वेलोसिटी हमने सारी एक ही डायरेक्शन में ली है, तो यही डायरेक्शन हमारे लिए क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। बट अगर इनमें से कोई भी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती, सपोज ये v1 इस तरफ हो जाता, इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, कोलिजन के बाद कोई भी केस हो सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दोनों किसी ऑप्टिक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कोलिजन लाइन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में ही केस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेलोसिटी इसको हमने चेंज कर दिया, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको -v ले सकते हैं, -v1, ठीक है। तो यही काम हमें करना होगा कि अगर किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उस वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, -v1 माइनस कर देंगे, तो हर जगह पे यहाँ पे +v1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -v1 हो जाएगा और यहाँ पे -v1 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या ले लेंगे हम लोग, निगेटिव ट्रीट करेंगे, एंड देन वो निगेटिव साइन पूरे एप्लीकेशन में वो होल्ड होगा और उसके बाद हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं और देखते हैं किस तरह के केसेस पॉसिबल हैं। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, किसी लेबोरेटरी में रेस्ट में है, ठीक है, यानी रुका हुआ है किसी लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, का मतलब है कि लेबोरेटरी इज द रेफरेंस पॉइंट, तो लेबोरेटरी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियस रेस्ट में है और फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, यानी दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है ये जो डिसइंटीग्रेशन है, ये जो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं ये डिसइंटीग्रेट होकर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियाई है जिसका मास हम कैपिटल M ले सकते हैं, तो कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एक बड़ा सा न्यूक्लियाई था, ठीक है, जिसका मास कैपिटल M है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है विद द फ्रेम रेफरेंस ऑफ द लेबोरेटरी। ये बिफोर कोलिजन केस है, यानी बिफोर इंटीग्रेशन, बिफोर डिसइंटीग्रेशन, बिफोर डिसइंटीग्रेशन ये केस मिला है। तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, Pi विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी 0, तो Pi की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देन ये ब्रेक हो रहा है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई की, तो एक का मास मान लीजिए एक स्मॉलर न्यूक्लियाई जिसका मास m1 है और एक स्मॉलर न्यूक्लियाई जिसका मास m2 है। मान लीजिए इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 है और इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर है। हमने अभी फिलहाल इसको पॉजिटिव किस डायरेक्शन में मान लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अभी ये हमें मान के चलेंगे, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, दोनों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्रूफ करना है। तो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में आना चाहिए, तो वही चीज हमें प्रूफ करना है। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम Pf क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना होगा, m1 इंटू v1 वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में बताया जाए, इसको भी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये होगा, प्लस m2 into v2 vector. Since there is no external cause to disintegrate the nucleus, then we can say that the momentum is conserved here. क्योंकि न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कोई एक्सटर्नल कॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया, न्यूक्लियस इटसेल्फ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम Pf शुड बी इक्वल टू Pi। Pf की वैल्यू क्या है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। P इनिशियल क्या है, 0 है, ठीक है।
तो इनिशियल यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं m1 v1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू m2 v2 वेक्टर। यहाँ से अगर v1 की वैल्यू को फाइंड किया जाए तो v1 की यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो m1 v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 वेक्टर। ये इधर पे आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ से v1 वेक्टर की वैल्यू को अगर फाइंड किया जाए तो v1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, m2 बाई m1 विद नेगेटिव साइन टाइम्स v2 वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है v1 एंड v2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो भी हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन shows that v1 vector and v2 vector are opposite in डायरेक्शन ये क्या है, अपोजिट है। ये हमें प्रूव करना था, जो इमिटेड प्रोडक्ट्स है वो क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो v1 पहला प्रोडक्ट हो गया उसकी वेलोसिटी, v2 दूसरा प्रोडक्ट हो गया उसकी वेलोसिटी, और दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब क्या है, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर एक दूसरे से डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका मास 10 ग्राम है, इसको एयर में फ्लोट करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फ्लोट हो रही है ये एयर में। कैसे फ्लोट करा रहे हैं, 10 मार्बल्स पर सेकंड इस पे स्ट्राइक करा के, ठीक है। नीचे से एक मार्बल्स को इस पे स्ट्राइक कराया जा रहा है और 10 मार्बल पर सेकंड स्ट्राइक कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिस्क जो है वो फ्लोट कर रही है हॉरिजॉन्टली एयर में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी वेलोसिटी से मार्बल्स को स्ट्राइक कराएं। साथ में हमें ये अज्यूम करना है कि जितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहे थे उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड होके ये वापस आ रहे हैं। तो केस कुछ इस तरह से है। ये आपकी कोई डिस्क है, ठीक है। इस तरह से इसको नीचे से, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ओरिएंटेशन, हम कह सकते हैं कोई मतलब नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए ये एक डिस्क है, डिस्क का कोई शेप नहीं दिया तो हमने एक डिस्क ये मान ली कि ये एक डिस्क है। इस डिस्क पे ये डिस्क एयर में है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। इसको नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्बल्स को नीचे से इस पे प्रोजेक्ट करा रहे हैं 10 मार्बल्स पर सेकंड, जिसकी वजह से ये स्टेशनरी है। तो इसकी वेलोसिटी u क्या है, 0 है, ठीक है। इस पे क्या करा रहे हैं, मार्बल्स को हम स्ट्राइक करा रहे हैं 10 सेकंड। v वेलोसिटी से सपोज इसको स्ट्राइक करा रहे हैं तो उतनी ही वेलोसिटी से ये मार्बल्स का आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं लेट the velocity of each marble is v, ठीक है। v वेलोसिटी से हर मार्बल स्ट्राइक कर रहा है, तो इस पे नीचे से ऊपर जाने में, यानी स्ट्राइक करने में और स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड होने में टोटल मोमेंटम चेंज कितना आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच मार्बल, हर एक मार्बल का चेंज इन मोमेंटम ले लेते हैं। क्या केस है, ये मान लीजिए आपका एक प्लेन है, इस प्लेन पे एयर नीचे से भी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहे हैं, देन स्ट्राइक करने के बाद भी वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहे हैं। और कंसीडर कर लीजिए स्मॉल m बी द मास ऑफ द मार्बल। इस मार्बल का जो मास है वो स्मॉल m है, स्मॉल m इसका भी मास है, स्मॉल m इसका भी मास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस
फाइनल मोमेंटम, ठीक है। या चेंजिंग मोमेंटम निकाले ना, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, पी आई माइनस पी ए, ये होगा। टी आई क्या होगा, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। या पी एफ माइनस पी आई कर लीजिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। यहां से मिलेगा आपको फाइनल मोमेंटम, यहां से मिलेगा आपको इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड है इनिशियल में, फाइनल में वर्टिकली डाउनवर्ड है। सपोज कर लीजिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, एम इंटू वी माइनस एम इंटू माइनस वी। पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू वी विद निगेटिव डायरेक्शन, और पी एफ की वैल्यू एम इंटू वी विद पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू माइनस वी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2mv। ये हर एक मार्बल के लिए इनिशियल मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम आया, ठीक है। अब कितने मार्बल स्ट्राइक कर रहे हैं इस पे, 10 मार्बल, ठीक है। 10 मार्बल पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर 10 मार्बल्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर 10 मार्बल्स, ये क्या हो जाएगा, P अगर ये डेल्टा P स्मॉल था, ये कैपिटल P लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2mv, और ये डेल्टा P बाई डेल्टा T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पर सेकंड टाइम की वैल्यू 1 ले लिया, तो यहां पर भी क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे 1 सेकंड से, ठीक है। तो 10 मार्बल्स के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर सेकंड निकालने तो टाइम को 1 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी 20mv। तो इस पे, इसके सरफेस पे 20mv का चेंजिंग मोमेंटम हो रहा है, जब स्ट्राइक हो रहा है तभी तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इस डिस्क की सरफेस पे 20mv का चेंजिंग मोमेंटम आ रहा है। तो ये जो चेंजिंग मोमेंटम होगा कहीं ना कहीं न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट हो रहा होगा, यानी इस पे जो भी फोर्स होगा वो फोर्स चेंजिंग मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, द फोर्स शुड बी इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब बात करते हैं डिस्क की, ठीक है। डिस्क पे क्या हो रहा है, कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी डिस्क है, ठीक है। इस पे चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में डेल्टा P बाई डेल्टा T मिल रहा है, ठीक है। डेल्टा P बाई डेल्टा T इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इस डिस्क का कुछ वेट होगा कैपिटल M इंटू जी। तो ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि ये डिस्क ऐसे ही हॉरिजॉन्टली रेस्ट में आ रही है, वही कह रहा है द डिस्क ऑफ 10 ग्राम इसके फ्लोटिंग का मतलब कि ये ऐसे तो ऐसे ही रहेगी, इस तरह से अगर है ये तो ऐसे ही फ्लोट करती रहेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स होगा वो कैपिटल M इंटू जी से बैलेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 ग्राम, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 3 kg। स्मॉल m की वैल्यू कितनी गिवन है, स्मॉल m इज 5 ग्राम, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 3 kg। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ये आपको मिल गया है वहां पे 20 mv। तो ये है आपका 20 mv, ये है कैपिटल M जी। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी, तो ये भी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू इजी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लीजिए, ठीक है। 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 टू द 10, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है,
1 मीटर पर सेकेंड। जब g की वैल्यू हमने 10 लिया है तो v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सपोज g की वैल्यू 9.8 लेते तो v की वैल्यू 0.98 मीटर पर सेकेंड आ रही होती। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन और है। इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, जो कि इनिशियली रेस्ट में है। सडनली ये एक्सप्लोड करती है और एक्सप्लोड करके 3 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, जिनके मासेस रेशियो में है 1:1:3 के। ठीक है, और कह रहा है कि उनमें से जो छोटे वाले मासेस हैं यानी 1:1 वाले जो सेम रेशियो में हैं, द 2 पीसेज ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वो 2 मास जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तीसरे वाले यानी हैवियर फ्रैगमेंट की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए ये बड़ा सा पार्टिकल था जिसका मास 1 kg था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ये ब्रेक होता है, ठीक है, एक्सप्लोड होता है। तो एक मास ये बन रहा है जिसको हम m3 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी अभी देख लेंगे, m3। और 2 मास, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 मास इस तरह से ब्रेक होते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये m1 मान लीजिए, ये m2 मान लीजिए। m1 m2 इस तरह से ब्रेक होते हैं कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग अगर मिलाई जाए तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री है। ठीक है, ये केस हम लोग ले रहे हैं। तो ये वेलोसिटी मान ली v1 है, ये वेलोसिटी मान ली v2 है। तो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये एंगल और ये एंगल हम सेम मानते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। उसी तरह से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल को हमने इक्वल मान लिया। अब बात करते हैं मासेस पे। मासेस क्या है, पहला मास m1:2, m2:2, m3 का रेशियो दिया हुआ है 1:1:3। कॉमन रेशियो अगर हम लोग m मान लें, कॉमन रेशियो m मान लें तो ये हो जाएगा आपका m1 m, m2 m और m3 3m। ये माना जा सकता है कॉमन रेशियो। तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा 3m। तो m 1:1 और 3m:3, तो 1:1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बिफोर कोलिजन या बिफोर एक्सप्लोजन की बात करें तो P इनिशियल यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल M की वैल्यू 1 kg है, तो कैपिटल M इंटू U, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M की वैल्यू 1 kg इंटू U की वैल्यू क्या है 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल। मान लीजिए ये इस वेलोसिटी से v3 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपल करें तो ये मान लीजिए थर्ड ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ये थर्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v3 ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमने ले लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन से v1 45 एंगल पे है तो ये v1 ले लिया 45 एंगल पे, और v2 भी क्या होगा 45 एंगल पे होगा क्योंकि v1 और v2 का एंगल क्या है 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 एंगल पे v2। तो अब यहाँ पे v1 और v2 के कंपोनेंट हम बना लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम v sin थीटा और ये वाला मोमेंटम ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सोल्यूशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों सेम मासेस के हैं तो यहाँ पे एक सिंप्लिसिटी और ले लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन में कह भी रहा है कि दोनों जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी v1 sin थीटा यानी v1 sin 45 और इसका भी v2 sin 45 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, ये
वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनकी वजह से मोमेंटम जो भी मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। तो पी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला मोमेंटम इसके वर्टिकल कंपोनेंट वाले मोमेंटम से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करें, अब चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं या डायग्राम को थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, तो अब आसानी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए M3 ऑब्जेक्ट है, M3, ये V3 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये M1 वाला ऑब्जेक्ट है, ये V1 वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। ये M2 वाला ऑब्जेक्ट है, ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और क्योंकि V1 V2 परपेंडिकुलर थे तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल 45 और इसका एंगल 45 होगा ड्यू टू द सिमिलरिटी, तो ये 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा V1 sin 45 और एक कंपोनेंट ये होगा V1 cos 45। उसी तरह से इसका भी एक कंपोनेंट ये होगा V2 sin 45 और एक कंपोनेंट ये होगा V2 cos 45। हमने क्या किया, ये V1 और V2 को पिक्चर से हटा दिया और उसकी जगह पे उसके कंपोनेंट लगा दिए, ठीक है। हमने यहाँ पे यही काम किया, V1 V2 को पिक्चर से हटा के उसके कंपोनेंट्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। यानी ये V1 तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लिए, एक कंपोनेंट ये आया और एक कंपोनेंट ये आया। उसी तरह से V2 के भी कंपोनेंट बना लिए, एक कंपोनेंट ये आया और एक कंपोनेंट ये आया। अब इसके लिए फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो PF फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे दो वेलोसिटी तो दो मोमेंटम मिलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में P फाइनल क्या मिलेगा, P फाइनल इन वर्टिकल। ये पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है M1 V1 sin 45, सपोज ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस M2 V2 sin 45 और V3 के पास यानी M3 के पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है तो ये प्लस, तीसरे के लिए 0। अब M1 की वैल्यू क्या है, M है, M2 की वैल्यू M है, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है। V1 की वैल्यू भी 30 मीटर पर सेकेंड है और V2 की वैल्यू भी 30 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा M मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस M2 की वैल्यू M V2 की वैल्यू 30 sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस या प्लस 0। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट PF का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं, PFH इसको कर दिया और वर्टिकल कंपोनेंट को PFV कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होगा, पहले का ये मास इंटू ये वेलोसिटी M1 V1 cos 45 प्लस दूसरे का M2 V2 cos 45, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन हमें पॉजिटिव मानी, M2 V2 cos 45 प्लस थर्ड वाले का M3 V3 प्लस M3 V3। तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये फाइनल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोजन इटसेल्फ हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल कॉज नहीं है इसको एक्सप्लोड कराने के लिए, तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंजिंग मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, by conservation law of momentum, P initial will be equal to P final. P final में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों है, तो P final का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस P final का वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, P final से तो इसको लिखा जा सकता है P final को अंडर रूट P इनिशियल P final का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस P फाइनल का वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। तो वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर क्या है, 0 है, तो P फाइनल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस 0 दैट इज P फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे P इनिशियल P फाइनल के इक्वल होगा, लेकिन P फाइनल में दो कंपोनेंट थे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो नेट P फाइनल क्या होगा, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे P हॉरिजॉन्टल देख लिया कि कितना P फाइनल की वैल्यू P हॉरिजॉन्टल के इक्वल आ रही है, तो P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे P इनिशियल की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 आएगी, तो P इनिशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 अप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और P हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, m1 की वैल्यू m ले लेते हैं, क्योंकि m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू m लिया तो m3 की वैल्यू 3m आई थी। ठीक है, क्योंकि 1:1:3 के रेशियो में था। तो v1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, प्लस m2 की वैल्यू m, v2 की वैल्यू 30, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस m3 की वैल्यू 3m इंटू v3। हमें v3 को ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें v3 को ही कैलकुलेट करना है। यहाँ से m और m कॉमन था, कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 30/√2 प्लस 30/√2 प्लस 3/√2 v3। यहां से 3/√2 v3 की वैल्यू फाइंड कर लो। 3/√2 v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 दैट इज 60/√2। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 3 20 60, तो v3 की वैल्यू आपको आ गई, और नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये माइनस ले लिया, तो v3 की वैल्यू आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, v3 की डायरेक्शन पॉजिटिव के अलाउ नहीं है, बल्कि v3 जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये -v3 हो जाएगा। ठीक है, तो v3 की एक्चुअल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स। थैंक यू।